Hey all, welcome to the first part of JEE Main 2 September 2020 Shift to Paper Solution। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आप मेरी YouTube की चैनल पे JEE के पेपर सॉल्यूशंस की वीडियोस देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी 2020 के पेपर सॉल्यूशंस रख दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं, और लास्ट में मैंने 2 सितंबर शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्यूशन अपलोड करा हुआ है। और from today we're going to discuss about the paper solution of shift 2. Okay, so अगर आपको पसंद आ रहा है तो you can just like it, share it and don't forget to subscribe it। ठीक है, और बेल आइकन पर क्लिक करना भूलना नहीं कि जैसे फर्दर वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। Okay, so let's start with today's session, right? We'll try to cover as much as possible questions। ठीक है, चलिए। तो आज के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें दिया हुआ है दैट A इज इक्वल्स टू x वेयर XYZ ट्रांसपोज। सो जो ये एक मैट्रिक्स है, जो कैपिटल X है, वो X, Y और Z का ट्रांसपोज है। मतलब X की वैल्यू हमें मिल जाएगी X, Y एंड Z। ठीक है, एंड सेकंड कंडीशन जो है वो है Px इक्वल्स टू 0। अभी आप गौर करें तो ये जो P है, जो एक मैट्रिक्स हमारे पास है, वो 1 minus 2 1, then 2 3 9 and 1 minus 4 minus 1 into x y z इक्वल्स टू करके 0 है। तो अभी एक क्लियर आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये जो है इज बेस्ड ऑन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट? सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। और ये जो सिस्टम होगी वो किस हिसाब से होगी? दैट विल बी दी होमोजीनियस सिस्टम। और होमोजीनियस सिस्टम के सिर्फ दो ही किस्म के रूट्स होते हैं, या तो इनफाइनाइटली मैनी या फिर यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है तो कंपलसरी वो 0 0 0 होगा, राइट? बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे हमें XYZ की इनफाइनाइट वैल्यूज भी हो सकती है या यूनिक वैल्यू भी हो सकती है, बट यूनिक वैल्यू का ऑप्शन हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि अगर XYZ की यूनिक वैल्यू 0 0 0 होगी सो दैट विल नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई दिस। ठीक है, क्योंकि हमें दो चीज को एक साथ में जस्टिफाई करना है। पहली चीज Px इक्वल 0 भी होना चाहिए, और दूसरा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इक्वल्स टू 1 भी होना चाहिए, राइट? सो यूनिक सॉल्यूशन का केस तो कैंसिल हो गया। चलो, तो फिर अभी अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, समझो, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंपलसरी हमें किसी ना किसी एक वेरिएबल को एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट अस एज्यूम कि भाई लेट जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन क्या मिल जाएगा हमें कि भाई x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू 0 माइनस 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 9y माइनस z इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहली चीज, हम किसी भी एक वेरिएबल को किसी भी एक पैरामीटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर से हमें तीन इक्वेशंस मिलेंगे जो सिर्फ x या y के फॉर्मेट में होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एज्यूम कि भाई लेट मी से कि z की वैल्यू मैं ले लेता हूं u, राइट? अगर मैंने z की वैल्यू u ले ली, समझो मैंने भी किसी एक वेरिएबल को पैरामीटर के फॉर्म में लेना है, तो मैंने ले लिया z की वैल्यू u, राइट एवरीवन? ठीक है, सो नाउ मेरे पास जो इक्वेशंस आ जाएंगे, तो ये तीनों इक्वेशंस जो है वो x, y और mu के फॉर्म में आ जाएंगे। तो उसके ऊपर से हम किसी भी दो इक्वेशंस को साथ में लेंगे। तो लेट मी से दैट कि भाई x प्लस 2y प्लस mu इज इक्वल्स टू 0, राइट? एंड x प्लस 9y माइनस म्यू इज इक्वल्स टू 0। मैंने पहले ही बोला मैं किसी भी एक वेरिएबल को पैरामेट्रिक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, या तो आप x को भी कर सकते हो या तो आप y को भी कर सकते हो, मैंने किया है z को। नाउ अभी ये दो इक्वेशंस पे से मैं x और y का आंसर भी इन टर्म्स ऑफ u में लाने की ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे ये म्यू नहीं है, u है। तो आप देख लीजिए कि x x कैंसल,
राइट, 2y माइनस 9y तो माइनस 7y, और u माइनस माइनस प्लस u दैट इज ट्वाइस u इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ट्वाइस u अपॉन 7, ठीक है। और अभी उसी के बेसिस पे लेट अस फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x। तो x प्लस 2 इंटू ट्वाइस u बाई 7 प्लस u इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, x इज इक्वल्स टू 7 and 4 माइनस 11u बाई 7। तो अभी आप चीज एक बात समझिए कि आपने z की वैल्यू u ली, y की वैल्यू भी आपके पास u के फॉर्मेट में है, और x की भी वैल्यू आपके पास u के फॉर्मेट में है। तो कंपलसरी ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन हमें जस्टिफाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि हियर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो x स्क्वायर 121 u स्क्वायर बाई 49 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 4u स्क्वायर बाई 49 एंड प्लस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो 121u स्क्वायर प्लस 4u स्क्वायर प्लस 49u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। तो 121 प्लस 49, so 120 plus 50 that is 170, so ये 174u square is equals to 49। तो u square equals 49 by 174, तो u की वैल्यू मिल जाएगी प्लस और माइनस 7 बाई रूट 174। तो अभी यहाँ से हमें क्या पता चला कि यह अगर u की दो वैल्यू है तो हमें सेट ऑफ देयरफॉर x y z की भी हमें कितने पेयर्स मिलेंगे, दो सेट ऑफ ट्रिपलेट्स मिलेंगे, राइट। पहला फॉर u इक्वल 7 बाई रूट 174, ठीक है। तो x की वैल्यू थी हमारे पास माइनस 11, सो आई कैन से दैट माइनस 77 बाई रूट 174, देन 14 बाई रूट 174 एंड 7 बाई 174, राइट। सेम वे समझिए कि x की वैल्यू थी माइनस 11u बाई 7, राइट। तो ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 7, ठीक है। फिर 2u बाई 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, राइट। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 11, राइट। और सेकंड ट्रिपलेट्स क्या आएगा इसके ऑपोजिट, कि प्लस 11 बाई 174 माइनस 2 बाई रूट 174 एंड माइनस 7 बाई रूट 174, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए सेट ए में, दोज आर 2, सो कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, ठीक है। सो सबसे पहली चीज यू नीड टू अंडरस्टैंड इसके ऊपर से कि अगर kx इक्वल 0 है तो वो होमोजीनियस सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। होमोजीनियस सिस्टम में सिर्फ दो ही किस्म के रूट्स मिलेंगे, या तो यूनिक या तो इनफाइनाइट। यूनिक सॉल्यूशन का हमारे पास केस यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमें उसके पैरेलल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 को भी जस्टिफाई करवाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने करी। नाउ ये जो पैरामीटर एज्यूम करने वाली चीज है दैट यू विल स्टडी इन इंजीनियरिंग, वो इंजीनियरिंग में भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि u बिलोंग्स टू r, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट आंसर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस चाहिए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे मिलेगा, माइनस 11u बाई 7 ट्वाइस u बाई 7 और u, ये हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया, जिसमें तुम u की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते जाओगे उस हिसाब से हमें इनफाइनाइट इक्वेशंस मिलते जाएंगे। बट यहाँ पे पर्टिकुलर दो वैल्यूज ही क्यों मिली, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स 1 को भी जस्टिफाई करवाना था, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। ये सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बेस पे क्वेश्चन है, बट थोड़ा उसके अंदर हमें चेंजेस करना पड़ा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है हमारे पास कि अगर कोई फंक्शन f फ्रॉम r टू r एक कंडीशन को जस्टिफाई कर रहा है कि f ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स fx प्लस fy, और साथ में f ऑफ 1 इक्वल्स 2 है, और g ऑफ n की वैल्यू है k इक्वल्स 1 से लेके n माइनस 1 तक f ऑफ k, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये g ऑफ n है, ठीक है, उसके अंदर हम थोड़ा सिंपलीफिकेशन कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकेंगे, f ऑफ 1
प्लस एफ ऑफ टू अप टू एफ ऑफ एन माइनस वन, ठीक है। और जी ऑफ एन जो है उसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 20 है, तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। और हमें एन की वैल्यू चाहिए एंड द कंपल्सरी थिंग इज एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। तो सारा अभी जो फोकस है वो हमारा किसके ऊपर रह जाएगा, एफ एक्स के ऊपर रह जाएगा। अभी एफ एक्स के लिए हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है कि कोई भी एक फंक्शन है वो x प्लस वाई इक्वल्स एफ एक्स प्लस एफ वाई के हिसाब से बिहेव करेगा। तो जब भी ये किस्म की कंडीशन आपके पास आ रही है कि भाई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, सो दिस काइंड ऑफ फंक्शन मस्ट बी अ लीनियर फंक्शन। ये फंक्शन कंपल्सरी लीनियर फंक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि लीनियर फंक्शन के अंदर ही x प्लस वाई का आंसर एफ एक्स प्लस एफ वाई के हिसाब से हो सकता है। जैसे कि अगर मैं ये लिखूं कि कोई भी एक एज्यूम कर लीजिए आप कि लेट से एफ एक्स इक्वल्स ए एक्स, ठीक है, ए एक्स। तो अगर आप x प्लस वाई करते हैं तो उसका आंसर a x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ए एक्स प्लस ए वाई लिख सकते हैं। तो ये ए एक्स हो गया मेरा एफ एक्स एंड दिस ए वाई इज माई एफ वाई। तो देख लीजिए कि किसी भी लीनियर फंक्शन को, ठीक है, तुम ये कंडीशन के थ्रू जस्टिफाई कर सकते हो और उसके साथ कंडीशन कि x इक्वल्स 1 पुट करने से मुझे आंसर 2 मिलेगा। तो यहाँ पे भी मैं क्लियर कह सकता हूँ ना कि अगर a के बदले 2 हो जाए तो यहाँ पे 2x और सॉरी 2y, वो भी आंसर तुम्हारा जस्टिफाई करेगा। तो मतलब कि मेरा जो फंक्शन यहाँ पे है वो कंपल्सरी ये दो चीजों को जस्टिफाई करके मुझे क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा। और अगर तुम्हारे पास फंक्शन आ गया, ठीक है, तो नाउ इट इज वेरी इजी टू राइट डाउन द आंसर्स। चलिए, तो फंक्शन का आंसर मेरे पास 2x है, तो f ऑफ 1 का आंसर 2 है, तो f ऑफ 2 का आंसर 4 हो जाएगा, f ऑफ 3 का आंसर 6 हो जाएगा। जाते जाते लास्ट में n माइनस 1 है, तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स n माइनस 1 इक्वल्स टू 20। अभी आप चाहो तो सब में से 2 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट अप टू n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 20। तो ये n टर्म्स कंसेक्यूटिव टर्म्स का सम हो गया, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं n माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू 10। तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 20 और 20 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम 5 इंटू 4 एंड द वैल्यू ऑफ n इज 5, ठीक है। तो इट इज क्वाइट इजी, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये हम बेसिक फंक्शन के कंसेप्ट का यूज करके यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। बट ये चीजें आपको दिमाग में रखनी होगी कि अगर f ऑफ x प्लस वाई के सामने एफ एक्स प्लस एफ वाई है तो वो कंपल्सरी कोई ना कोई लीनियर काइंड ऑफ ax किस्म का फंक्शन होगा, ठीक है। चलिए, होपफुली ये आपको समझ में आया हो। चलिए, ये जो क्वेश्चन है वो मैथमेटिकल रीजनिंग मतलब चैप्टर नंबर 14 योर फ्रॉम योर 11th साइंस उसमें से है। आपको चेक करना है कि दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऑलवेज टूटोलॉजी है। अच्छा भाई, टूटोलॉजी का मतलब ऑलवेज ट्रू, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि अगर 2 स्टेटमेंट है तो हमारे पास 4 कंडीशंस आएंगी, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, ठीक है। तो अगर ये जो 4 ऑप्शंस के अंदर जितने भी अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं वो स्टार स्टेटमेंट्स में से जो भी स्टेटमेंट ऑलवेज चारों कंडीशन के अंदर ट्रू होगा तो वो स्टेटमेंट को हम टूटोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे तुम्हारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं, या तो आप वन आफ्टर अनदर हर एक ऑप्शंस को चेक कीजिए, ठीक है, या तो फिर रिवर्स कीजिए कि जो ऑप्शंस पॉसिबल नहीं होगा उसे कैंसिल करते जाइए। देखिए, तो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, सबसे पहले मैं ऑप्शन डी की बात करूं तो P इंप्लाइज Q कंजक्शन Q इंप्लाइज P है, समझिए, P इंप्लाइज Q कंजक्शन Q इंप्लाइज P है। अभी मुझे पता है कि कंजक्शन, ठीक है, अगर कोई 2 स्टेटमेंट के बीच में कंजक्शन आ रहा है तो कंजक्शन अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तभी ही ट्रू आएगा। और P इंप्लाइज Q में, समझिए, P इंप्लाइज Q में, ठीक है, अगर आप टी 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 एफ एफ टी और एफ एफ लिखे तो यहाँ पे टी एफ टी टी आएगा और Q इंप्लाइज P में टी टी एफ टी आएगा। तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे और यहाँ पे तुम्हारा कंजक्शन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन तो मेरा कैंसिल हो गया, समझ लीजिए, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा। उसी हिसाब से
अगर डी ऑप्शन कैंसल है, ठीक है, तो उसी हिसाब से तुम्हारे पास बी ऑप्शन भी दिख रहा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन के अंदर क्या आएगा, क्यू इंप्लाइज पी का आंसर आ जाएगा टी टी एफ टी, और P इंप्लाइज Q, तो P इंप्लाइज Q का नेगेशन है, तो मतलब वो FT FF आ जाएगा। तो यहाँ पे भी तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉट ऑलवेज ट्रू। तो तुम्हारे दो ऑप्शंस तो कैंसिल हो गए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, समझ लीजिए। नाउ ऑप्शन ए को चेक करते हैं। तो सबसे पहले नेगेशन P, कंजक्शन P, डिसजंक्शन Q, इंप्लाइज Q। चलिए यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अगर अप्लाई करें तो नेगेशन P, कंजक्शन P, डिसजंक्शन नेगेशन P, कंजक्शन Q, ठीक है, सॉरी डिसजंक्शन इंप्लाइज Q। अभी आप देख लीजिए कि नेगेशन P, कंजक्शन P, अगर कोई भी स्टेटमेंट का उसके नेगेशन के साथ कंजक्शन होगा तो वो ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टिव होगा, राइट। डिसजंक्शन नेगेशन P, यहाँ पे Q है, इंप्लाइज Q। चलिए अभी ये भी एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी कॉन्ट्राडिक्टिव स्टेटमेंट का अगर आप किसी भी और स्टेटमेंट के साथ डिसजंक्शन ले रहे हो तो वो आंसर ऑलवेज डिसजंक्शन सॉरी स्टेटमेंट एज इट इज ही आएगा, राइट। ये दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। पहली चीज मैंने क्या यूज करी कि नेगेशन P, कंजक्शन P, तो ऑलवेज आंसर कॉन्ट्राडिक्टिव, और कॉन्ट्राडिक्टिव का किसी भी स्टेटमेंट के साथ डिसजंक्शन मतलब स्टेटमेंट एज इट इज। चलिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां से अगर आपके पास कॉन्ट्रा पॉजिटिव इंप्लीकेशन का कॉन्ट्रा पॉजिटिव डिसजंक्शन अगर आपको पता है तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मैं लिख रहा हूं कॉन्ट्रा पॉजिटिव डिसजंक्शन। आई विल एक्सप्लेन कि भाई कॉन्ट्रा पॉजिटिव डिसजंक्शन क्या है। तो अगर P इंप्लाइज Q है तो उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव डिसजंक्शन हो जाएगा नेगेशन P, डिसजंक्शन Q। ये हो गया हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव डिसजंक्शन। तो अगर आप ट्रूथ टेबल पे चेक करें तो P इंप्लाइज Q और नेगेशन P, डिसजंक्शन Q, ठीक है, ये दोनों के आंसर्स आपको सेम मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो अगर मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा क्या है, नेगेशन P, तो उसका नेगेशन, फिर नेगेशन P, कंजक्शन Q, और ये इंप्लीकेशन रिमूव होकर डिसजंक्शन हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हो गया नेगेशन ऑफ नेगेशन P, डिसजंक्शन नेगेशन Q, डिसजंक्शन Q। अभी आप देख लीजिए कि नेगेशन Q, डिसजंक्शन Q, तो ये ऑलवेज ट्रू हो जाएगा, और P डिसजंक्शन ट्रू तो ऑलवेज ट्रू। दैट मीन्स कि मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है वो ऑलवेज टूटोलॉजी होगा, राइट एवरीवन। तो ये समझने के लिए आपके पास ये दो तीन चीजें समझनी जरूरी है। सबसे पहली चीज दैट दिस प्रॉपर्टी कि भाई कोई भी स्टेटमेंट, राइट। सो होप के ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। अदरवाइज मैंने जैसे बोला कि आपको पूरा ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा और वन बाय वन सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। ओके चलिए नेक्स्ट। चलिए in the next question we have given that if equation cos raised to 4 plus sin raised to 4 plus lambda equals to 0 has real solution then lambda lies in the interval। चलिए तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास cos raised to 4 थीटा प्लस sin raised to 4 थीटा प्लस lambda equals to 0, ठीक है। ये इक्वेशन हमें दिया गया है कि भाई ये इक्वेशन को रियल रूट्स है। तो सबसे पहले हम ये इक्वेशन को ट्राई करते हैं कुछ कन्वर्ट करने में। तो cos रेज़ टू 4 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस लैम्बडा इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, राइट। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस लैम्बडा इक्वल्स टू 0। चलिए लेट मी डू वन थिंग कि भाई मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके 4 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस लैम्बडा इक्वल्स 0 लिख देता हूँ।
तो 1 प्लस लैम्बडा इक्वल्स क्या हो जाएगा 1/2 ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 2 लैम्बडा इक्वल्स साइन स्क्वायर 2 थीटा। समझ लीजिए आप। नाउ मुझे पता है कि साइन स्क्वायर 2 थीटा का आंसर ऑलवेज 0 से लेके 1 के बीच में ही होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर 2 थीटा का आंसर ऑलवेज 0 से लेके 1 के बीच में ही होगा। चलिए देन व्हाट टू डू कि 0 लेस और इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू है 2 प्लस 2 लैम्बडा लेस देन और इक्वल्स टू 1। चलिए सबसे पहली चीज -2 से मल्टी ऐड करते हैं दोनों तरफ। सो -2 लेस और इक्वल्स टू 2 लैम्बडा लेस और इक्वल्स टू -1 and then divide with 2, so -1 less or equals to lambda less or equals to -1/2। तो implies lambda का जो इंटरवल आ जाएगा वो आ जाएगा क्लोज इंटरवल -1 से लेके -12 के बीच में। राइट एवरीवन, सो ये हो गया तुम्हारा आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। राइट, क्वाइट इजी, होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है कि फंक्शन fx बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन। चलिए तो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन है कि f ऑफ -1 प्लस f ऑफ 2 इक्वल्स टू 0 इफ वन रूट ऑफ fx इज 3। चलिए एक रूट जो है 1 रूट इज इक्वल्स टू 3। So let us assume कि भाई let us second root or I can say the other root is equals to alpha। ठीक है, और अगर f of -1 प्लस f of 2 इक्वल 0 है तो हमें दूसरा जो रूट है अल्फा जो हमने एज्यूम करा वो किस इंटरवल में बिलोंग करेगा वो हमें चेक करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली चीज कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x² माइनस 3 प्लस अल्फा x प्लस 3 अल्फा इक्वल्स टू 0। ये हमारा एक फंक्शन हो गया। अभी हमारे पास ऑलरेडी एक पॉइंट दिया हुआ है कि f of -1 प्लस f of 2 equals to 0। So now what about f of -1? So -1 square minus 3 plus alpha -1 plus 3 alpha plus f of 2। So f of 2 मतलब 2 square minus 3 plus alpha plus 2 square minus 3 plus alpha of into 2 and plus 3 alpha equals to 0। चलो तो चेक करें, 1 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस 4 माइनस 6 माइनस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा इक्वल्स टू 0। राइट, तो यहाँ से यहाँ पे 3 प्लस 3 6 माइनस 2 4 प्लस 1। यहाँ पे हो जाएगा 5 अल्फा एंड 4 प्लस 1 5 प्लस 3 8 माइनस 6 सो प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई -2/5। ठीक है, और जो ये -2/5 है वह अप्रोक्सीमेटली कितना होगा। सो -2/5 इज अप्रोक्सीमेटली -0.4 अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। राइट, तो अभी चेक करें कि हमारे जो ऑप्शन है उसमें से कौन से ऑप्शन में आएगा। तो 1 2 3 में नहीं आएगा, 0 से 1 में भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन बचा ए। राइट, so which is belongs to, therefore alpha belongs to -1 to 0। राइट, तो ये हो गया हमारा आंसर। राइट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर एवरीवन? सो समझ रहे हो आप क्या हुआ कि यहाँ पे तुमको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक रूट हमें दिया गया था, दूसरा रूट मैंने एज्यूम कर लिया अल्फा, और फिर सम ऑफ रूट्स इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट
का कंसेप्ट को यूज करके हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली एंड देन वी जस्ट डिसाइडेड कि भाई वो कौन से इंटरवल में आ रहा है। ठीक है, इसको तुम अपने हिसाब से भी कोई और दो डिफरेंट वे से भी कर सकते हो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2-3 अलग अलग ऑप्शन है, तुम उसमें से किसी भी ऑप्शन को यूज करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, सो होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, और ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि थियरी ऑफ इक्वेशन में से बिलोंग करेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा तुम्हारे लिए नया होगा, बट जो कंसेप्ट है वो तुम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। ओके, चलिए अब ये जो क्वेश्चन है वो बिलोंग करता है लिमिट के चैप्टर से। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाय एक्स। तो सबसे पहली चीज अगर आप ये देखें तो ये सबसे पहले तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट का फॉर्म है, राइट, 1 रेज़ टू इनफाइनाइट का फॉर्म है, और 1 रेज़ टू इनफाइनाइट के फॉर्म के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर मेथड है जिसमें हम करेंगे e रेज़ टू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx मतलब 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स -1 इंटू जी एक्स। देखिए आई विल एक्सप्लेन कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a fx टू द पावर gx की लिमिट 1 टू द पावर इंफिनिटी है, तो इसे हम किस हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे? इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू a fx -1 इंटू gx। दिस इज एन इक्वेशन, ये इक्वेशन है। ठीक है, अगर लिमिट की फॉर्म 1 टू द पावर इनफाइनाइट है, इन्फिनिटिव है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये इक्वेशन है कि e रेज़ टू x टेंड्स टू a fx -1 इंटू gx। सो नाउ अगर आप इसको सॉल्व करें तो सबसे पहली चीज 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स का इक्वेशन हो जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x -1 इंटू 1 अपॉन x। सो e रेज़ टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस 10x -1 प्लस 10x डिवाइडेड बाय x इंटू 1 माइनस 10x हो जाएगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू ये 2 10x अपॉन x अपॉन 1 माइनस 10x। अभी आप चेक कीजिए कि 10x बाई एक्स की वैल्यू 1 है, 1 अपॉन 10 0 0, तो 1 माइनस 0 की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स कि e की पावर 2 हो जाएगी। सो ये हो गया आपका आंसर e स्क्वायर, दैट इज d। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बट द पॉइंट इज आपको लिमिट की ये फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर 1 टू द पावर इंफिनिटिव है तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर वो आपको पता है तभी ही आप ये सम सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व सच क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन पे से बिलोंग कर रहा है। देखिए कि कोई एक कर्व दिया हुआ है वो 1 2 में से पास हो रहा है। The solution of this differential equation 2x square dy equals to 2xy plus y square dx। तो f of हाफ की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहली चीज किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास 3 मेथड है। एक है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा है होमोजीनियस, एंड द थर्ड वन इज लीनियर डिफरेंशियल, राइट। बट यहाँ पे जिस सब का फॉर्म आपको दिया हुआ है उसको आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x और y की पावर का एडिशन 2 होगा, और यहाँ पे y की पावर भी 2 है। मतलब ये प्योर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके अंदर dy बाई dx को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर से। चलिए तो सेपरेट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा y बाई एक्स प्लस हाफ y बाई एक्स टू द पावर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा पूरा h ऑफ y बाई एक्स का फॉर्म हो गया। एंड अब यू ऑल नो कि अगर ये इस किस्म का कोई फॉर्म आता है तो आप एज्यूम करते हो y बाई एक्स की पावर इक्वल्स टू t, तो y इक्वल्स टू एक्स टी। सो इम्प्लाइज dy बाई dx इक्वल्स x dt बाई dx प्लस t। ठीक है, तो अभी इसकी वैल्यू हम रख देंगे, तो dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी x dt बाई dx प्लस t इज इक्वल्स टू t प्लस हाफ टी स्क्वायर। चलिए तो x dt बाई dx
इज इक्वल्स टू हाफ टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डी टी बाई टी स्क्वायर इक्वल्स हाफ डी एक्स बाई एक्स। ओके, तो यहाँ पे टी टू द पावर माइनस टू डी टी इज इक्वल्स टू हाफ डी एक्स बाई एक्स। सो टी टू द पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन इक्वल्स हाफ लॉग मोड ऑफ एक्स। तो हाफ लॉग मोड सी ही ले सकते हैं, ठीक है। तो माइनस वन अपॉन टी और टू बाई टी इक्वल्स लॉग मोड ऑफ एक्स सी। तो टी की वैल्यू हो जाएगी वाई बाई एक्स, तो माइनस टू एक्स बाई वाई इक्वल्स टू लॉग मोड ऑफ एक्स सी। चलिए, दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अभी जो कंडीशन दी हुई है कि तुम्हारा फंक्शन जो है वो 1-2 में से पास कर रहा है, 1-2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि therefore x इक्वल्स 1 एंड y इक्वल्स 2, तो रख दीजिए आप। तो माइनस टू इंटू वन अपॉन टू इक्वल्स टू लॉग मोड ऑफ c, ठीक है। तो लॉग मोड ऑफ c की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास -1, मतलब कि c की वैल्यू हो जाएगी 1/e, राइट। सो therefore minus 2x upon y is equals to log of x by e, ठीक है। तो अभी तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, तुम्हें फाइंड आउट करना, और इसको पहले हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस टू एक्स बाई वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स -1, ठीक है, क्योंकि ये जो डिवीजन में है उसे हम log x माइनस log e बोल सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2x अपॉन log x -1। और अभी तुम्हें फाइंड आउट करना है तुम्हें फाइंड आउट करना है f ऑफ हाफ की वैल्यू। तो ये जो इक्वेशन तुम्हारा आखिर में आया उसमें नाउ फॉर x इक्वल्स हाफ y इक्वल्स -2 इंटू हाफ अपॉन लॉग हाफ -1। तो इसे हम लिख पाएंगे -हाफ -1 अपॉन माइनस लॉग टू -1। तो फाइनली मैं ये लिख पाऊंगा कि ये 1/1 प्लस लॉग 2 विथ बेस e है, राइट। सो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा 1/1 प्लस लॉग 2 विथ बेस e, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 8, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्योरली तुम्हारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के बेस पे है। जस्ट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कौन सी मेथड है और यहाँ पे कौन सी मेथड को आप यूज करोगे, ठीक है। चलिए, मूविंग विद द नेक्स्ट। चलिए, नाउ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को आप ट्रिगोनोमेट्री के अंदर भी बिलोंग करवा सकते हो या तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री भी आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अभी कैसे वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि थीटा की वैल्यू तुम्हें देखनी है 0 से पाई के इंटरवल में, for which point 1 2 or sin theta cos theta lie on the same side of a point on a line right। देखिए, तो अगर कोई भी एक लाइन है x plus y equals to 1, ठीक है, x plus y equals to 1, ये लाइन आ गई तुम्हारी, ये है x plus y equals to 1। अभी क्या चीज है, देखो कि अगर कोई भी पॉइंट लाइन के किस तरफ होगा, अभी किस तरफ होगा मतलब या तो वो 0 0 के तरफ होगा या तो 0 0 से अवे होगा, ठीक है, या तो वो ये वाले रीजन में आएगा या तो वो ये वाले रीजन में आएगा, ठीक है। अभी समझो, अगर 0 0 के थ्रू जो भी तुम्हारा लाइन का सेटिस्फेक्शन होगा वही सेटिस्फेक्शन अगर 1 2 से भी होगा तो वो 0 0 वाले रीजन के अंदर आएगा, अदरवाइज वो अवे हो जाएगा। ये तो जनरल बात हो गई। पर अगर तुम्हारे पास दो पॉइंट्स हैं, लेट्स से p ऑफ x1 y1, ये मैं आपको नोट लिखवा रहा हूँ, ठीक है, समझो। अगर p ऑफ x1 y1 एंड q ऑफ x2 y2 के लिए अगर x1 for line and a line ax plus by minus c equals to 0, तो फर्स्ट अगर ax1 plus by1 माइनस c का आंसर 0 है एंड ax1 प्लस ax2 by2 माइनस c का भी आंसर लेस 0 है, या तो दोनों के थ्रू तुमको आंसर ग्रेटर देन 0 मिलोगे, ग्रेटर देन 0 मिलेगा, तो दोनों पॉइंट्स लाइन के एक ही तरफ होंगे। समझ लो, पहली बात, अगर दोनों पॉइंट को तुमने लाइन में सेटिस्फाई करवाया और उससे अगर दोनों के आंसर्स
कि साइन सेम मिली, या तो दोनों लेस जीरो आए या तो दोनों ग्रेटर देन जीरो आए, तो दोनों पॉइंट लाइन के एक ही साइड पे रहेंगे। और सेकेंड, तो मतलब ये कंडीशन होगी सेम साइड की। अभी कौन सी साइड है वो हमारे यहाँ पे कंसर्न नहीं है, अगर कौन सी साइड होता तो हमें 0 0 को भी जस्टिफाई करवाना पड़ता, ठीक है, बट यहाँ पे 0 0 की कोई बात हमें नहीं करनी, हमें सिर्फ दो पॉइंट के बारे में ही सोचना है। एंड सेकंड, अगर आपका ax1 by1 माइनस सी का आंसर लेस जीरो आता है और ax2 by2 माइनस सी का आंसर ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि यहाँ पे तुम्हारी साइन डिफरेंट आएगी, मतलब कि या तो लेस जीरो ग्रेटर देन जीरो, और पहले में ग्रेटर देन जीरो और दूसरे में लेस जीरो, मतलब कि दोनों पॉइंट के थ्रू लाइन का सेटिस्फेक्शन करवाने से साइन डिफरेंट आई। सी आई एम फोकसिंग ऑन द साइन, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, नॉट द वैल्यू। तो ये दो चीज के अंदर तुम्हारे दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से ऑपोजिट एरिया में आएंगे। तो अभी अगर तुम्हें यहाँ पे चेक करना है तो तुम सबसे पहले ये चेक करो कि 1 2 को लाइन में रखने से कौन सी साइन आएगी। सो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, सो हियर x plus y minus 1 and the point is 1 2, तो तुम 1 2 को इक्वेशन में रखो, तो 1 plus 2 minus 1 equals to 2 which is greater than 0। तो अगर साइन थीटा कॉस थीटा वाला जो पॉइंट है, समझो साइन थीटा कॉस थीटा वाला जो पॉइंट है वो उसी रीजन में है जिस रीजन में 1 2 है, तो साइन थीटा कॉस थीटा से भी, तो इम्प्लाइज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 से भी आंसर तुम्हारा ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ग्रेटर देन 1। तो अभी तुम्हें ये इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करवाना है, ठीक है। और अभी तुम्हारे पास जो थीटा है वो थीटा हो जाएगा 0 से पाई में। तो कौन से रीजन में साइन प्लस कॉस का आंसर 1 से ग्रेटर आएगा वो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहां तक का पॉइंट आपको समझ में आया। मैंने सबसे पहले आपको ये थियरी बता दी, ठीक है। तो ये थियरी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। फिर अभी ये इनइक्वालिटी को तुम्हें जस्टिफाई करवाना है, तो पहले 0 से पाई के बीच में, 0 से लेके पाई के बीच में यहाँ पे आपको मिलेगा पॉइंट पाई बाई 2। अब चेक कीजिए कि 0 से पाई के बीच में 0 पे ये साइन प्लस कॉस का आंसर क्या आएगा। तो जैसे ही आप 0 रखेंगे तो साइन 0 0 कॉस 0 1, तो कॉस 0 पे आंसर 1 आया। उसी हिसाब से पाई बाई 2 पे समझिए, पाई बाई 2 पे भी आंसर 1 आएगा, ठीक है। और पाई पे आपका आंसर आएगा -1। तो पाई पे अगर आपका आंसर अगर -1 आया तो वो आपके अभी कंसर्न में नहीं है। चलिए, 0 से पाई बाई 2 के बीच में आएगा कहीं पे पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 पे आएगा आंसर 1/√2 प्लस 1/√2 मतलब √2, तो वो हो गया √2, ठीक है। तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में आपका आंसर ये हिसाब से आएगा। तो अभी आप चेक कीजिए कि अगर 0 पे आंसर 1 है, पाई बाई 2 पे आंसर 1 है, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की। तो जैसे ही आप पाई बाई 2 से डाउन जाओगे, ठीक है, पाई बाई 2 से डाउन जाओगे, यहाँ पे 3 पाई बाई 4 आएगा। 3 पाई बाई 4 पे आपका ग्राफ साइन प्लस कॉस का 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ से वो 0 होता जाएगा और पाई तक जाते जाते वो नेगेटिव साइन में जाएगा। तो मतलब हमें तो रीजन यही करना है। तो कौन से रीजन में 0 के पाई में से भी कौन से रीजन में तुम्हारा आंसर 1 से ग्रेटर हुआ, दैट मीन्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। मेरा आंसर आ जाएगा थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2, राइट। दैट मीन्स योर आंसर इज ए। देखिए, मेरा टारगेट सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवाना नहीं है, ठीक है। आई जस्ट वांट कि आपको जो भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, जो भी कंसेप्ट है कि कौन से थ्योरेटिकल पॉइंट का या कौन से कंसेप्ट का यूज यहाँ पे हो रहा है, वो भी मेरा टारगेट है कि वो भी आपको पता चलता ही जाए, ठीक है। तो ये जैसे पॉइंट है ये 11th स्टैंडर्ड का है, तो बट ऑब्वियस है कि अगर जो बच्चे अभी 12th में है, जो अभी ये जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि ये सारे कंसेप्ट भी माइंड में रखें, ठीक है। तो इसके लिए ही मैं हर एक सॉल्यूशन के अंदर जैसे जैसे भी पॉइंट्स आएंगे उसके अंदर जो भी चीज अगर मेरे को लग रही है कि ये थोड़ी सी नई है या ये बहुत मतलब टाइम पहले आपने पढ़ी होगी, तो वो मैं सारी चीजें अंदर इंक्लूड करता जाऊंगा,
ठीक है, तो अगर आप नोट्स बनाते हैं तो वेल एंड गुड, तो आप साथ में नोट्स भी बनाते जाना, क्योंकि JEE के अंदर जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस इसमें आए हुए हैं उसी को बेस बना के वो 2021 में भी पूछेंगे। ठीक है, तो होप कि ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। चलिए, नेक्स्ट फंक्शन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए चेक करना है। फंक्शन -1 से इनफाइनाइट टू r पे डिफाइन हो रहा है, f ऑफ 0 इक्वल्स 1 है और fx जो है हमारे पास वो है log 1 प्लस एक्स बाई एक्स। चलिए, हमें चेक करना है कि कौन से इंटरवल में वो इंक्रीजिंग रहेगा और कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग रहेगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए सीधी बात, सबसे पहले f डैश एक्स करेंगे हम। चलिए, तो f डैश एक्स के लिए स्क्वायर ऑफ एक्स, एक्स एज इट इज 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस लॉग एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। सो f डैश एक्स इक्वल्स x by x plus 1 minus log of 1 plus x upon x square. For f dash of x equals to 0, x by x plus 1 minus log of 1 plus x equals to 0. तो मतलब कि log x plus 1 is equals to x by x plus 1. ठीक है। तो हमें x की कोई ऐसी वैल्यू सिलेक्ट करनी है कि जिसके लिए ये दो फंक्शंस के आंसर सेम आए। ठीक है, तो अभी इम्प्लाइज, अब देख लीजिए कि अगर मैं x की वैल्यू 0 लूंगा तभी ये दोनों पॉइंट सेम आएंगे। ठीक है, तो अभी मेरा टारगेट क्या हुआ कि 0 विल बी माय क्रिटिकल पॉइंट। तो -1 से लेके इनफाइनाइट का जो इंटरवल है उसमें मैं दो पार्ट करूंगा। पहले पार्ट में मैं लूंगा -1 से 0 के बीच में और दूसरे पार्ट में हम लेंगे 0 से इनफाइनाइट के बीच में, और यही दोनों इंटरवल में हम चेक करेंगे कि आंसर पॉजिटिव है डेरिवेटिव का या नेगेटिव है। देखिए, चलिए तो फर्स्ट इंटरवल की बात करते हैं, -1 से लेके 0 के बीच में। ठीक है, तो x प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो अगर आप +1 करें तो 0 से लेके x प्लस 1 की वैल्यू 1 के बीच में। ठीक है, और अगर 0 से लेके x प्लस 1 की वैल्यू 1 के बीच में है तो log ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू भी कैसी आएगी? लेस देन 0 ही आएगी। ठीक है, तो अभी आप अगर आपका f डैश x चेक करें तो समझ लेना x अपॉन x प्लस 1, तो -1 से 0 के बीच में x नेगेटिव है, x प्लस 1 पॉजिटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव तो रेशियो आएगा नेगेटिव। उसी हिसाब से 1 प्लस एक्स की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तो log ऑफ 1 प्लस एक्स का आंसर आएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। तो अभी हमें ये चेक करना है कि -1 से लेके 0 के बीच में log और x बाय x प्लस 1 में से कौन ग्रेटर है और कौन लेस है। ठीक है, ये हमारा टारगेट हो गया। तो वो डिसाइड करने के लिए लेट मी टेक x इक्वल्स टू -12। चलिए, तो -12 पे हम x बाय x प्लस 1 का आंसर चेक करेंगे। तो x बाय x प्लस 1 का आंसर क्या आ जाएगा आपका? -12 अपॉन -12 प्लस हाफ, दैट इज प्लस हाफ, तो आंसर -1 आए। और log x प्लस 1 का आंसर चेक करेंगे तो वो आ जाएगा log -12 प्लस 1, तो log हाफ, तो आंसर -log2। तो अभी अगर हम f डैश x में चेक करें तो x बाय 1 प्लस x का आंसर -1 माइनस ऑफ -log2 डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर। तो क्लियर पॉइंट है कि -12 प्लस log2 बाय 1/4, तो ये आंसर तुम्हारा लेस देन 0 ही आया। ठीक है, तो उसका मतलब कि ये -1 से 0 के बीच में f डैश x जो है वो लेस 0 होगा, और अगर f डैश x लेस 0 है दैट मीन्स फंक्शन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन मेरा आ जाएगा कि -1 से 0 के बीच में डिक्रीज कर रहा है। अगर वो -1 से 0 के बीच में डिक्रीज कर रहा है और x इक्वल 0 तुम्हारा एक क्रिटिकल पॉइंट है, समझो, तो कंपलसरी 0 से लेके इंफिनिटी में तुम्हारा पॉइंट क्या करेगा? इंक्रीज ही करेगा। बट अगर तुम्हें ये पॉइंट थोड़ा, ठीक है, अनसेटिस्फाई कर रहा है तो ऑप्शन नंबर 2 भी देख लेते हैं कि भाई क्या करेंगे कि 0 से लेके ग्रेटर की बात करेंगे, मतलब x ग्रेटर देन 0। चलिए, x ग्रेटर देन 0 है तो आप एक काम कीजिए, x की वैल्यू हाफ ले लीजिए।
ठीक है, या तो आप 1 भी ले सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो x इक्वल्स 1 ही ले लीजिए, चलिए, राइट। तो फॉर x इक्वल्स 1, चलिए x अपॉन x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 1/2, और log 1 प्लस 1 की वैल्यू कितनी आएगी, log 2 आएगी। तो अगर आप ये पॉइंट f डैश x में रख रहे हैं तो हाफ माइनस log 2 अपॉन 1 स्क्वायर, ठीक है, हाफ मतलब 0.5 और log 2 ठीक है, तो log 2 की वैल्यू हो जाएगी 0.3010 बाय 1। तो ये आंसर तुम्हारा क्या है, कंपलसरी ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। मतलब कि 0 से ग्रेटर में f डैश x जो है वो पॉजिटिव है, मतलब कि तुम्हारा फंक्शन इंक्रीज करेगा, हेंस योर आंसर वुड बी ए, राइट एवरीवन। एक चीज अब यहाँ पे मेंशन करना भूल गया मैं, कि यहाँ पे जो लॉग है वो विथ बेस ई होगा, सॉरी फॉर दिस। अगर वो बेस विथ बेस ई होगा तो यहाँ पे उसका आंसर आ जाएगा 0.693, ठीक है। तो ये आंसर तुम्हारा क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। तो मतलब कि तुम्हारा जो डेरिवेटिव है वो लेस 0 हुआ, और मतलब कि तुम्हारा जो फंक्शन है वो वापस से डिक्रीजिंग। मतलब कि अगर तुम्हारा फंक्शन -1 से 0 में भी डिक्रीज कर रहा है और 0 से इनफाइनाइट में भी डिक्रीज कर रहा है, तो मतलब कि ये तुम्हारा जो 0 पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट 0 आएगा वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। और अगर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ तो 0 से लेफ्ट और 0 से राइट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। मतलब तुम्हारा डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा कि डिक्रीज इज इन -1 टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर आपके दिमाग में नहीं रहेगा तो ये थोड़ा आपको दिक्कत करेगा, ठीक है। तो वो लॉग का बेस जो होगा वो ई होगा, तो log 2 विथ बेस ई का आंसर आएगा 0.693। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट चेक करोगे कि भाई 0 क्रिटिकल पॉइंट है तो उससे लेफ्ट या राइट में डिक्रीज या इंक्रीज ही करेगा, तो उससे पहले ये पॉइंट आपको चेक करना जरूरी बनता है कि शायद अगर 0 पॉइंट तुम्हारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ तो उसके ऊपर शायद तुम्हें उसके लेफ्ट या राइट में कोई भी डेरिवेटिव के साइन चेंजेस का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी इज योर करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि a plane is passes through a point 311 and contains two line whose direction ratios are 1 - 2 2 and 2 3 -1। चलिए, तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई कि हमारे पास एक प्लेन है, वो प्लेन एक पॉइंट में से पास हो रहा है जिसे कहेंगे हम ए बार। तो यहाँ पे ए बार हम ले लेंगे 311, ठीक है। और वो दो लाइन कंटेन्स कर रहा है। अभी वो दो लाइन इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है, ठीक है, या पैरेलल भी हो सकती है, बट जिस हिसाब से उनके डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं, एल बार है 1 - 2 2 और एम बार है 2 3 -1, तो ये किसी भी किस्म से एल बार क्रॉस एम बार नॉट 0 बार ही देंगे। मतलब दो लाइंस जो हमें दी हुई है वो नॉन पैरेलल मतलब कि इंटरसेक्टिंग ही होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट अल्फा -5, तो अल्फा फाइंड आउट करो। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगा हमारा, इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगा आर बार डॉट एन बार इक्वल्स टू ए बार डॉट एन बार। उसके लिए आर बार हमारे पास एक्स वाई जेड है, एन बार हमें फाइंड आउट करना है और ए बार 311 दिया हुआ है। अभी देयर इज अ सिंपलेस्ट थियरी कि अगर किसी भी प्लेन के अंदर दो नॉन पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वो दोनों लाइन के डायरेक्शन का क्रॉस करके तुम्हें प्लेन का नॉर्मल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एन बार मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो एन बार इज इक्वल्स टू एल बार क्रॉस एम बार। तो आई कैरेट जे कैरेट के कैरेट, ठीक है। तो 1 - 2 2 एंड 2 3 -1, तो एन बार का क्रॉस करेंगे तो मिल जाएगा 2 - 6 दैट इज -4, देन -1 -4 -5, बट ड्यू टू माइनस साइन विल बी प्लस, और 3 + 4 दैट इज 7। तो आप इक्वेशन में रख दीजिए, हेंस एक्स वाई जेड इंटू -457 इक्वल्स टू ए बार की वैल्यू है हमारे पास 311
into -4, 5, 7. Let's go with the multiplication. So -4x plus 5y plus 7z equals to -12 plus 5 plus 7. So therefore it is -4x plus 5y plus 7z is equals to 0. Now the point is on the plane. Which point is on the plane? Alpha minus 3, 5. Here alpha minus 3, 5 is on the plane. उसको justify कर दें, put कर देते हैं. So -4 alpha plus 5 into -3 plus 7 into 5 equals to 0. तो -4 alpha minus 15 plus 35 equals to 0. So 4 alpha equals to 20 हो जाएगा, right? So implies alpha की वैल्यू 5 आ जाएगी. देखिए बहुत ही सिंपल, आई कैन से सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये पूरे पेपर का. अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हमने करे उसमें से सिंपलेस्ट क्वेश्चन है. तो ऑप्शन नंबर 5. ठीक है. अगर थोड़ा जल्दी में थोड़े बहुत प्लस माइनस की, अगर किसी जगह पे प्लस माइनस की मिस्टेक अगर हो जाती है, ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से एक बार क्रॉस चेक कर लेना. ठीक है. चलिए, सो राइट नाउ दिस इज अवर आंसर. तो यहाँ पे ये सेशन को एंड करते हैं. बाकी का जो रेस्ट ऑफ द पेपर है वो हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू कर लेंगे. ठीक है. थैंक यू फ्रॉम माय साइड.